हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विदेश और स्वागत है आप सभी का हमारे आंगन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पौधों के तंत्र के बारे में, यानी पौधे के तंत्र क्या होते हैं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो तना होता है और जड़ होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और साथ ही इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पौधे के तंत्र। तो पौधे के दो तंत्र होते हैं, एक को कहा जाता है जड़ तंत्र और एक कहा जाता है प्ररोह तंत्र। अब ये क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। जड़ तंत्र यानी जमीन के भीतर का जो भाग होता है उसे जड़ तंत्र कहा जाता है, और जमीन के ऊपर का जो भाग होता है जिसमें तना, टहनियाँ, फूल, पत्ती ये सब होते हैं उसे प्ररोह तंत्र कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर यदि इसके बारे में पूछा जाए तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्ररोह तंत्र यानी जमीन के ऊपर का भाग और जड़ तंत्र यानी जमीन के भीतर का भाग। चलिए आगे हम देखते हैं जड़ की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देख लीजिए, जड़ का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। और जड़ की पहली विशेषताएं क्या है, बीज के मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। यानी जो एक बीज होता है ना, बीज, इसके बीज का जो मूलांकुर होता है वहाँ से जड़ का विकास होता है। यानी जब पेड़ उगना शुरू होता है तो उसकी जो जड़ जमीन में जाते है उसका बीज के मूलांकुर से उसका विकास होना स्टार्ट होता है। सेकेंड है, जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में गतिमान रहता है। अब ये भी आप देखते होंगे, जैसे ये पृथ्वी है तो ऊपर जब कोई पेड़ उगता है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर तो प्रकाश रहता है लेकिन नीचे तो अंधकार रहता है ज़मीन में। तो जड़ का काम क्या रहता है, इसकी क्या विशेषता है कि हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में यानी नीचे की ओर गति करती रहती है। थर्ड नंबर पे है, अंधकार में रहने के कारण रंगहीन हो जाती है। तो इसकी जो तीसरी विशेषता क्या है जड़ की, वो ये है कि ये अंधकार में रहती है, ज़मीन के अंदर वाले भाग में रहती है, भूमिगत रहती है। तो इसी अंधकार के कारण इसका जो कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, यह रंगहीन होती है। नेक्स्ट है, जड़ के ऊपर रोम होते हैं। यानी जो जड़ होती है, ये आप जड़ देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा आपको इसको जूम करके बताता हूँ। ये जो आपको जड़ दिखाई दे रही है, इसके ऊपर छोटे छोटे रोम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इस प्रकार से जो रोम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये रोम क्या करते हैं, ये जड़ को जमीन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं आगे जो विशेषता बताऊंगा उनमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगली जो विशेषताएं पूरी इसी पर है। देखिए, जड़ के ऊपर रोम होते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रकार का द्रव निकलता है कि इसमें से जो जड़ में जो रोम होते हैं उनमें एक प्रकार का द्रव निकलता है, एक प्रकार का लिक्विड निकलता है, जो मिट्टी के जो कठोर कण होते हैं उनमें घुलने में सहायक होता है और इसी से सरलता से भूमि में नीचे जाता है। देखिए अब होता क्या है एक्चुअली, कि जो जड़ होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ होती है ये, ठीक है, इस प्रकार से पेड़ की जो जड़ है वो ज़मीन में फैली रहती है ना। तो इन जड़ पे क्या होता है, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उन रोम में से एक लिक्विड निकलता है, एक द्रव्य पदार्थ निकलता है। वो द्रव्य पदार्थ जमीन के जो कठोर कण होते हैं भूमि में, उन कठोर कणों में घुल के इस जो जड़ है इसे ज़मीन में बढ़ने में सहायता करता है। वरना सोचने वाली बात है, देखिए कि ज़मीन इतनी ठोस है और जड़ कितनी मुलायम रहती है, उसके बाद भी ज़मीन में अंदर घुसती कैसे ये आगे बढ़ती रहती है। तो ये इन द्रव से जो लिक्विड निकलता है वो ज़मीन के कठोर कणों में घुल के उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये थी जड़ की कुछ विशेषताएं। अब आगे हम देखते हैं जड़ के प्रकारों के बारे में, जड़ कितने प्रकार की होती है। सो फ्रेंड्स, जड़ दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़ और एक होती है झकड़ा जड़। इन दोनों के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूसला जड़ क्या होती है। चलिए, तो आप यहाँ मूसला जड़ का एक पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। आपने चने का पौधा देखा होगा, और चने का पौधा आपने जब उखाड़ा होगा और उसके नीचे जो आपको जड़ दिखती है वो मूसला जड़ का उदाहरण है। होती क्या है, चलिए देख लेते हैं। मोटी तथा फूली हुई होती है। मूसला जड़ की पहली विशेषता क्या है, ये मोटी होती है और फूली हुई होती है, भूरे रंग की होती है, साथ ही शाखाएं निकलती है। यानी जो मूसला जड़ होती है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इससे छोटी छोटी शाखाएं निकल रही है। एक सीधी सी इसकी जो जड़ होगी, उसके बाद इसमें से इस तरह से क्या होगी, शाखाएं निकली हुई होती है। और साथ ही द्वितीयक व तृतीयक जड़ निकलती है, यानी एक जड़ से आगे अनेक जड़ इससे निकलती है। ये मूसला जड़ की पहचान है, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मूसला जड़ में क्या होता है, मोटी और फुली हुई होती है, साथ ही भूरे रंग की होती है और जड़ में से शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। जैसे तने में से शाखाएं ऊपर निकलती है, इससे जड़ में से भी शाखाएं निकलती है और द्वितीयक व तृतीयक जड़ निकलती है। और साथ ही इसकी दो विशेषताएं और है कि ये गहराई तक जाती है और चहुओर जाल बना लेती है।
जैसे अब अगर आपको पूछा जाए कि मूसला जड़ के उदाहरण कौन कौन से, तो सरसों का पौधा, चने का पौधा और आम और नीम का पेड़, इनमें भी कौन सी जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। अगली है झकड़ा जड़। अब इसके और भी नाम है, झकड़ा जड़ को रेशेदार जड़ भी कहते हैं, साथ ही इसको अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे गेहूं का आपको पिक्चर दिख रहा है, तो गेहूं के पौधे को यदि आपने कभी उखाड़ा है तो उसकी जो जड़ होती है वो एक गुच्छे के रूप में होती है, ये इस तरह से, और ये कहलाती है झकड़ा जड़। यानी चने का पौधा, चने की जो जड़ है वो मूसला जड़ का उदाहरण है, और गेहूं के जो पौधे की जड़ है वो झकड़ा जड़ का उदाहरण है। आगे बात करते हैं गुच्छे के रूप में। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो झकड़ा जड़ होती है वो कैसे होती है, गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती है, साथ ही जाल के समान रचना नहीं होती है इसकी। जैसे चने में होता है ना कि एक जड़ है उसके बाद उसमें से जाल बनी हुई है, तो इस तरह से झकड़ा जड़ में कोई जाल का निर्माण नहीं होता, सिर्फ एक गुच्छा होता है, इस तरह से जड़ का एक गुच्छा होता है। आगे बात करें, पौधे के वायवीय भाग से उत्पन्न होती है, द्वितीयक तृतीयक जड़ नहीं होती है। उसमें हमने देखा एक जड़, फिर द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक गुच्छे के रूप में आपको जड़ दिख जाएगी। और अगर आपको उदाहरण पूछे जाएं कि मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गेहूं के पौधे या फिर गेहूं की जो जड़ होती है, गेहूं के पौधे की जड़, वो किस तरह की जड़ का उदाहरण है, मूसला जड़, झकड़ा जड़, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए झकड़ा जड़ का उदाहरण है। ठीक है, गेहूँ, मक्का, जौ और घास में जो जड़ होती है वो झकड़ा जड़ का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि जड़ के कार्य कौन कौन से हैं। हमने जड़ की विशेषताएं देख ली, साथ ही हमने जड़ के प्रकार देख लिए। अब हम देखते हैं कि जड़ के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो नंबर 1 है मिट्टी से जल खनिज का अवशोषण करना। अब जड़ का क्या काम होता है, जड़ ऐसी चीज़ है जो मिट्टी के अंदर रहती है, यानी जड़ तंत्र जो होता है वो क्या करता है, वो मिट्टी में जितने भी खनिज लवण यानी जितने भी मिनरल्स है, साथ ही जल है, इन सबको ऑब्जर्व करती है, उनका अवशोषण करती है और बाकी भागों तक पहुंचाने का काम उसका रहता है। ठीक है, पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना। ठीक है, पौधों को मिट्टी में स्थिर रखने का काम कौन करती है, जड़ करती है, क्योंकि जड़ ही जो मिट्टी में रहती है और मिट्टी में अपनी एक पकड़ मजबूत बनाकर ये क्या करती है कि पौधे को ज़मीन में सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को रोकना। जी हाँ, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का जो कटाव होता है पानी की वजह से, उसको रोकने का काम कौन करती है, जड़ करती है। ठीक है, ये क्या करती है, अपने आसपास की जो मिट्टी है उसे अच्छे से पकड़ कर रखती है मजबूती के साथ, जिससे क्या होता है कि पानी के साथ वह जो मिट्टी बह कर नहीं जा पाती है और पेड़ सीधा खड़ा रह पाता है। अगर जड़ नहीं होती तो सारी मिट्टी बह कर निकल जाती और ना तो पेड़ बच पाता और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला है प्रकाश से दूर नीचे की ओर वृद्धि करना। मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है कि जो क्या जड़ होती है वो क्या करती है, हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। तो इसका एक काम क्या है, प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करना, मृदा अपरदन को रोकना, पौधे को मिट्टी में स्थिर रखना और मिट्टी से जल खनिज का अवशोषण करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात की हमने जड़ की। अब हम बात करते हैं तने के बारे में। तना भी जो होता है ये प्ररोह तंत्र है। देखिए ध्यान रखिएगा, जड़ तंत्र के बारे में बात हो गई। अब हम प्ररोह तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि तना कहते किसे हैं। देखिए, जमीन के ऊपर का मुख्य भाग तना कहलाता है, स्तंभ के समान होता है। हमने देखा इसकी आकृति इस तरह से होती है तने की, यानी स्तंभ के समान, खंबे के समान होती है। ठीक है, और इस पर फूल और पत्ती लगते हैं। जितने भी फूल, पत्ती, शाखाएं, डालियाँ, टहनियाँ जो होती है वो किस पर लगती है, अपने इस तने पर लगती है। आगे बात करें, जिस स्थान से टहनी व पत्ते निकलते हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। दो गांठियों के बीच का स्थान पर्व कहलाता है और जहाँ से नए फूल पत्ते निकलते हैं उसे कलिया कलिका कहते हैं। देखिए, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, पर्व, संधि, पर्व और कलिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं अभी एक पेड़ का अच्छा सा पिक्चर बना लेता हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि पर्व संधि किस स्थान को कहते हैं, पर्व किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, पेड़ बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखिए, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि पेड़ का वह स्थान जिससे टहनी और पत्ते निकलते हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। यानी कौन से स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जो डालियाँ दिख रहे हैं, इनसे छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं और उन शाखाओं पर क्या लगते हैं, पत्ते लगते हैं। ये हरे हरे जो आपको पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थान को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पर्व संधि। क्या कहेंगे, इसे हम पर्व संधि के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही दो गांठियों के बीच के स्थान पर्व कहलाता है। तो दो गांठियाँ कौन सी, देखिए, एक तो ये शाखा निकल रही है, एक यह शाखा निकल रही, तो इनके बीच का जो स्थान है ये वाला, ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसे पर्व कहा जाता है।
और साथ ही जहाँ से नए फूल पत्ती टहनी निकलते हैं उसे कली या कलिका कहते हैं। यानी ये वाला स्थान, जैसे अब फूल दिख रहा है आपको, ये जहाँ से निकले ये कली या कलिका कहलाएंगे। ये फल दिख रहे हैं आपको पीले पीले, तो ये कली और कलिका कहलाएंगे। और ये नए नए स्थान जहाँ से नई नई शाखाएँ निकल रही छोटी छोटी, उनसे जो पत्तियाँ निकल रही ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी जो कली या कलिका कहलाएंगी। तो मैं बेसिकली समझाना यही चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। देखिए यानी दो गांठों के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, पर्व कहलाएगा। और जहाँ से नई पत्ती हो या नई टहने निकलेंगे वो क्या कहलाएगा, वो आपका पर्व संधि कहलाएगा। ठीक है। और जहाँ से नए फूल और पत्ती और टहनी निकलती है वो क्या कहलाता है, कली या कलिका कहलाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या इन तीनों में कन्फ्यूज होते हैं कि पर्व संधि क्या है, ठीक है, और पर्व क्या है और कली या कलिका क्या है। तो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू तीनों को क्लियर करने की कोशिश की कि दो गांठों के बीच का स्थान पर्व है। ठीक है। जहाँ से नए टहनी और पत्ते निकलते हैं वो पर्व संधि है। लेकिन जहाँ से नए फूल पत्ती और टहनी तीनों की बात हो रही है वहाँ पर उसे कली या कलिका कहा जाता है। यानी ये वाले स्थान कली और कलिका कहलाते हैं जहाँ से नए फूल और पत्ती निकलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं तने की विशेषताएं के बारे में। अब कि तने की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि पर्व क्या होता है, पर्व संधियां क्या होती है। तो ये किस पे लगी रहती है, तने पे लगी रहती है। तो तने की एक विशेषता यही हो गई कि इस पर पर्व होता है, पर्व संधियां होती है और साथ ही कली और कलिकाएं भी होती है। अगली विशेषता है इस पर कलिकाएं होती हैं। ठीक है। अगला है शाखाएं, पत्तियां व पुष्प उत्पन्न होते हैं। यानी तना ही वह है जिस पर एक पेड़ की शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसके पुष्प, फल सब कुछ उस पर लगते हैं। फिर अगला है तना शाकीय या काष्ठीय होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कोई लकड़ी नहीं होती है, शाकीय होते हैं। जैसे आपने जितने भी पौधे देखे हैं, गेहूं का पौधा हो, चने का पौधा हो, ठीक है, आपके सरसों का पौधा हो, तो इन सब में क्या होते हैं, इनमें एक वो शाख होती है, एक प्रकार की शाख होती है। तो वो शाखीय पौधे होते हैं, उनका जो तना होता है वो कैसा होता है, शाखीय होता है, उसमें लकड़ी नहीं होती है। और कुछ जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े वो काष्ठीय होते हैं, यानी उनका जो तना होता है उसमें लकड़ी पाई जाती है, बहुत मोटा होता है, उन पर छाल भी होती है और उनकी लकड़ी पाई जाती है। जैसे नीम का पेड़ हो गया, आपका आम का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, इनमें क्या होती है जो लकड़ी पाई जाती है उसे काष्ठ भी कहते हैं और इसीलिए इन्हें काष्ठीय भी कहते हैं। तने जो है काष्ठीय भी होते हैं और शाकीय भी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम तने के प्रकार के बारे में। तने के जिस तरह जड़ के दो प्रकार होते हैं उसी तरह तने के भी दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सीधे खड़े तने और एक होते हैं दुर्बल तने। अब देखो इनके तो नाम से ही क्लियर हो गया कि क्या होता है। जो ज़मीन में सीधे खड़े रहते हैं वो सीधे खड़े तने, और दुर्बल तने जो होते हैं वो ज़मीन में सीधे खड़े नहीं रह पाते होंगे। तो चलिए एक एक को हम आगे का समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीधे खड़े तने के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पिक्चर भी बना के क्लियर किया वो मैं क्या करता हूँ, जो भी नोट्स बनाता हूँ उसमें पिक्चर्स ज़रूर ऐड करता हूँ, जिससे क्या होता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हम पिक्चर से जो होता है हमारी जो स्टडी है वो रुचिकर हो जाती है और उबाऊपन फील नहीं होता है, बोरिंग फील नहीं होता है। तो देखिए ये सीधे खड़े तने क्यों हैं, क्योंकि ये ज़मीन में बिल्कुल सीधे खड़े हैं। जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनमें जो सीधे खड़े तने हैं ये क्यों सीधे खड़े कहे जा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में सीधे खड़े हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है वो देख लेते हैं। ज़मीन में सीधे खड़े रहते हैं इसीलिए तो इनका नाम है सीधे खड़े तने। दूसरे, शाखीय पौधे में हरे व मुलायम होते हैं। अब जो शाखीय पौधे होते हैं, चाहे वो आपका मेथी का पौधा हो, ठीक है, आपका पालक का पौधा हो या फिर आपके गेहूं का पौधा हो, तो इनके जो तने होते हैं वो सीधे तो होते हैं लेकिन वो बहुत शाखीय होते हैं और हरे कलर के होते हैं और साथ ही मुलायम होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कि शाकीय में लकड़ी की मात्रा कम होती है, मतलब मान लीजिए कि न के बराबर होती है। जो शाकीय पौधे हैं उनमें लकड़ी की मात्रा होती ही नहीं है, और वृक्ष में भूरा रंग का होता है और उनमें लकड़ी अधिक होती है। सिर्फ हम अभी सीधे खड़े तने की बात कर रहे हैं, इन वाले तने की। इस तरह के जो तने होते हैं इनकी बेलनाकार होते हैं और कभी कभी चपटे भी होते हैं। साथ ही वृक्षों व झाड़ियों में रहते हैं। सीधे खड़े तने हमेशा वृक्षों और झाड़ियों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे नीम के पेड़ का जो तना है वो सीधा खड़ा तना का उदाहरण है, पीपल, आम, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह है कि सीधे खड़े तने में छाल पाई जाती है, ठीक है। जो दुर्बल तने होते हैं उनमें छाल नहीं पाई जाती, लेकिन जो सीधे खड़े तने होते हैं, जो बेलनाकार होते हैं, चपटे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें छाल पाई जाती है। अब बात करते हैं दुर्बल तनों के बारे में। दुर्बल तने क्या होते हैं, इसका भी पिक्चर आपको नीचे दिख रहा है। अब इसमें पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक ये खंबा है, ठीक है, मैंने इनको नामांकित भी कर रखा है। ये खंबा है, इस पर एक
दुर्बल तना, यानी ये एक अमर बेल आप इसको कह सकते हैं, ये इस तरह से इसको लपेट कर इसके ऊपर चढ़ी, या फिर इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये सीधी खड़ी हो सके, इसका तना इतना मजबूत नहीं है, इसका तना जो है दुर्बल है, यानी उसको अब ऊपर उठने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको दुर्बल तना कहते हैं। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है, साथ ही जल, भूमि या अन्य आधार पर फैल जाते हैं। अब जो ये सीधे खड़े तने होते हैं वो तो अपने आधार पर खड़े हो जाते हैं, अपने शक्ति के आधार पर, लेकिन जो दुर्बल तने होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ज़मीन पे फैल जाएंगे वो, या फिर वो पानी में फैल जाएंगे, या फिर किसी आसपास जो आधार या खंबा या कोई दीवार है तो उस पर चढ़ जाएंगे। जैसे अमरबेल आदि, आपने अमरबेल को देखा होगा, कभी वो सीधी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, वो या तो ज़मीन पे फैल जाएगी या फिर किसी दीवार पे चढ़ जाएगी। आगे हम बात करते हैं तने के कार्य। तने के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो तने का पहला कार्य होता है पेड़ को सीधा खड़ा रखना, यानी हमें सामान्य सी बात है, हमें खुद ही देख के पता कर सकते हैं कि तने को, पेड़ को सीधा खड़ा रखने का काम कौन करती है। जो कौन करता है वो तना करता है। जड़ क्या करती है, जड़ जमीन में स्थिर रखने का काम करती है, और जो तना होता है वो क्या करता है, पेड़ को सीधा रखता है। साथ ही संवहन का काम करता है। जो तना होता है उसका काम संवहन का काम करता है। संवहन क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। संवहन क्या होता है, जल द्वारा अवशोषित खनिज लवणों व जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। यानी जो जड़ है वो ज़मीन से जिन भी मिनरल्स को और जल को ऑब्जर्व कर रही है, उसे जल मतलब इस पेड़ के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, उसके पत्तियों तक पहुंचाना, उसकी टहनियों तक पहुंचाने का काम कौन करती है, तो ये काम तने के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है भोजन का स्थानांतरण, यानी जो भोजन पत्तियों के द्वारा तैयार किया जाता है उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना भी तने का ही कार्य होता है। इसका अगला कार्य है पत्ती, फूल, शाखा को सहारा देना, यानी जो पत्तियां लगी होती है, जो शाखाएं उगती है, उन सबको सहारा कौन देता है, तना देता है। तो ये तने के हमने 4 कार्य देखे हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है, उनके जो तने हैं वो पर्णव में बदल जाते हैं, और पर्णव में बदलकर वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे नागफनी हो गया, सतावर हो गया, रसकस हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, मरुद्भिद पौधे किसे कहते हैं। फिर तो आप अगर ये जानते ही होंगे, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने पौधों के प्रकार के बारे में बताया, मरुद्भिद क्या होता है, जलोद्भिद क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अंत में एक और फैक्ट, जो नींबू होता है, संतरा होता है, अनार होता है आदि में जो तना होता है वो कंटक होता है। अतः यह तने का एक कार्य है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। देख, अभी हमने जितने भी कार्य देखे थे उनमें क्या देखा था कि संवहन करना, ठीक है, और भोजन का स्थानांतरण करना, और फूल, पत्ती और टहनी को सहारा देना, यही हमने तने के कार्य देखे थे। लेकिन तने का एक कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। अब सुरक्षा किस तरह से प्रदान करता है, तो देखिए, जो नींबू, संतरा और अनार इस तरह के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो तना होता है वो कंटक का किरण हो जाता है, यानी वो कांटेदार बन जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भेड़ बकरी है उसको खा नहीं पाते हैं, और इस तरह से वो पेड़ जो है, वो जो पौधा है वो अपने आप की सुरक्षा करता है। अपनी आत्मरक्षा किस तरह से करता है, अपने आप को कंटक का किरण बनाकर, अपने आप को कांटेदार बनाकर या कंटक बनाकर वो सुरक्षा करता है। तो तने का इस प्रकार एक और ये भी कार्य हो जाता है कि वो अपने पौधे की या अपने आप की रक्षा करता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने तने और जड़ के कार्य, उनके प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।